मार्केट अच्छा है, कंपनी अच्छी कर रही है, लेकिन क्या ये दाम सही है कि नहीं है? ज़्यादा बढ़ गया। बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ये तो दाम गिर रहे हैं अभी, और 6 से 7 साल कम से कम चलनी चाहिए। मज़ा आ गया। नमस्कार दोस्तों, आज मेरे एक बहुत ही घनिष्ठ मित्र मिस्टर महेश नंदुरकर हमारे साथ हैं। इनका वार्तालाप इतना इन डेप्थ होने वाला है, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। लेकिन पहले मैं थोड़ा सा इनके बारे में आपको बता दूँ। हमारी IIT BHU में ये भी पढ़े हुए हैं, हम भी पढ़े हुए हैं। ये 96 में पास आउट हुए हैं, इंजीनियरिंग करी इन्होंने। उसके बाद IIM कैलकाटा से MBA किया 1999 में। फिर इनकी पहली नौकरी लगी थी JM मॉर्गन स्टैनली में। एक साल बाद हमारी भी नौकरी लगी थी JM मॉर्गन स्टैनली में। फिर हमारे एक साल पहले ये गए CLS से, इनके एक साल बाद मैं भी पहुंचा CLS से। तो हमारा रिश्ता अभी 24 साल से है। इन्होंने इतने सारे सेक्टर्स कवर किए हैं। वन ऑफ द बेस्ट रिपोर्ट्स मैंने कभी भी हिंदुस्तान लीवर में जब पढ़ी थी ना 2002 में, वो इन्होंने लिखी थी। और रिपोर्ट जितनी सुंदर थी, उसकी पैकेजिंग उससे भी ज़्यादा सुंदर थी। तो कंज्यूमर सेक्टर इन्होंने कवर किया है, स्ट्रैटेजी कवर की है, इकॉनमी कवर करी है। और अभी ये जेफरीज, जो बहुत प्रीमियम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है पूरी दुनिया की, उसके हेड ऑफ रिसर्च कह लीजिए, हेड ऑफ स्ट्रैटेजी कह लीजिए, हेड बहुत सारे अलग अलग हैट्स पहनते हैं। बहुत अच्छा हमारा रिश्ता रहा है। और इन्होंने इतनी अच्छी रिपोर्ट्स लिखी हैं पिछले 8-10 सालों में। और मैं अभी इनसे ये वीडियो शुरू करने के पहले कह ही रहा था कि इनका एक एक चार्ट जो अपनी रिपोर्ट्स में लिखते हैं ना, एक एक चार्ट में हम आधे घंटे बात कर सकते हैं, इतना इन डेप्थ काम है। तो थैंक यू महेश फॉर बीइंग हियर। आई एम सो हैप्पी टू हैव अ फ्रेंड ऑन द शो। काफ़ी चीज़ों पे वार्तालाप होगा। एक्चुअली कई लोगों ने कहा है कि मुझे आप बोलना चाहिए, चाहे मित्र भी हों, तो अब मैं कोशिश करूंगा तुम्हें आप ही बुलाऊं। बिल्कुल मत बोलना, मुझे तुम ही बोलना। बिकॉज नीलकंठ वाले वीडियो में हुआ, हम तो मित्र हैं। बिल्कुल। तो कुछ कमेंट्स मिलूंगा है कि यार आप उसको आप बुलाओ, तो मैं अगर तुम निकल जाए तो बुरा मत मानना। बात करना चाहूँगा वैल्यूएशंस पे। जब आपने कंज्यूमर स्टॉक कवर करना शुरू किया था, आपका एक चार्ट, वैसे मैं फॉर रिकॉर्ड बता दूं, जो मैंने अपने कुछ वीडियोस में डाला है, सोर्स ये है, चोरी मैंने इनके चार्ट से करी थी, बट वो चार्ट बहुत मज़ेदार है। उसमें व्हाट यू हैव शोन इज़, जब आपने अपना करियर हिंदुस्तान लीवर कवर करने के लिए शुरू किया था, तो लीवर शायद 25-30 मल्टीपल पे ट्रेड करती थी, बाकी कंज्यूमर 15-20। और उस चार्ट में आपने दिखाया है 15 का 20, 20 का 25, 30, 35, अभी 70, 75, 70, 75 पी मल्टीपल्स हो गए। क्वेश्चन 1 इज, इंडिया एज अ बाजार काफ़ी प्रीमियम में ट्रेड कर रहा है, कंज्यूमर स्टॉक्स तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम में ट्रेड कर रहे हैं। बिल्कुल। तो पहले इसमें बताओ कि जैसे मैंने एक वीडियो मजाक में कहा था कि अगर कोई मुझे सुला देता 20 साल पहले बर्फ में और आज उठाता, तो मैं तो कोई शेयर खरीद ही नहीं पाता, मुझे सब कुछ महंगा लगता। बिल्कुल। पहला, इससे तुम डील कैसे करते हो? वैल्यूएशन से सस्टेनेबल है, नहीं है, व्हाट इज ड्राइविंग ऑल दिस? एक्चुअली वैल्यूएशन जो आपने पूछा है, ये बहुत ही ट्रिकी सवाल है। बहुत जटिल है, ट्रिकी है, वो मैं समझ बहुत ट्रिकी है। और मेरे जो भी इन्वेस्टर कॉन्वर्सेशंस होते हैं, वो इसी फैक्टर को लेके बहुत रिवॉल्व होते हैं कि वैल्यूएशन के, माना कि इकोनॉमी अच्छी है, मार्केट अच्छा है, कंपनी अच्छी कर रही है, लेकिन क्या ये दाम सही है कि नहीं है? कि या तो सब कुछ जितना भी हम अच्छा बोल रहे हैं, वो सब कुछ दाम में ऑलरेडी आ गया है, तो अभी यहाँ से आगे जाके क्या होगा, पैसा कैसे बनेगा यहाँ से? तो ये बहुत ही ट्रिकी सब्जेक्ट है। और अगर आप वैल्यूएशंस के फंडामेंटल से जाएंगे, जो आपने सब जो कॉलेज में पढ़ी है, अपने MBA के किताबों में पढ़ी है, द बेसिक्स ऑफ वैल्यूएशन जो पढ़ी है, तो अगर आप उस प्यूरिस्ट अप्रोच से जाएंगे, तो आपने बिल्कुल सही कहा कि आज के तारीख में मार्केट को या बहुत सारे स्टॉक्स को जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। क्योंकि हमको फंडामेंटल्स क्या बताता है कि टुडेज वैल्यू इज इक्वल टू डिस्काउंटेड फ्यूचर कैश फ्लोज। बिल्कुल। तो आगे जाके आपको कितना डिविडेंड मिलने वाला है या कंपनी कितना कैश फ्लो बनाने वाली, उसको आप डिस्काउंट करिए, और जो आज की वैल्यू है वो फेयर वैल्यू है। बिल्कुल। ये हमने सारी किताबों में पढ़ा है, सब ने देखा है। ठीक है। अभी आप अगर वही प्रिंसिपल आज अप्लाई करोगे, तो बहुत सारे स्टॉक्स दिखेंगे कि दे आर ट्रेडिंग वे अबव दैट वैल्यू। बिल्कुल। लेकिन आपने जो स्टार्टिंग पॉइंट जो चालू किया, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जो FMCG या कंज्यूमर स्टेपल्स कंपनीज है,
इनके मल्टीपल्स जैसे आपने बोला कि 20, 25, 60, 70, तो मार्केट में बहुत प्योरेस्ट वैल्यूएशन अप्रोच अगर आप लेके जाएंगे तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो चलेगा. दैट अप्रोच हैज़ टू बी कैलिब्रेटेड, हैज़ टू बी मॉडिफाइड. अच्छा. क्योंकि मेरे ख्याल से ये सारी किताबें जो तुम आज पढ़ रहे वो तब लिखी गई थी जब ना QE था, ना अग्रेसिव सेंट्रल बैंकिंग पॉलिसीज़ थे. बहुत अच्छे. आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सारी नई चीज़ें आई है और इनको अभी हमको वैल्यूएशन फंडामेंटल्स में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा. लेकिन वो करना बहुत मुश्किल है क्योंकि एज आई सेड कि वो जो प्यूरिस्ट अप्रोच है उसके वजह से हम वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं कर सकते. ठीक है. तो ये एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, ये मेरी सबसे बड़े लर्निंग थी पिछले 10 सालों में, क्योंकि मैंने कंज्यूमर सेक्टर इतने नज़दीकी से देखा है. मैं खुद एनालिस्ट है जैसे आप जानते हो. और जब कोई एक स्टॉक मैंने देखा है कि ये 20 टाइम पी मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है, फिर वो 30 हो गया, एंड द नॉर्मल सो फिलोसफी विल टेल यू कि अगर उसका EPS ग्रोथ बढ़ रहा है तो मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ कि पहले 20% अर्निंग ग्रोथ है तो चलो 20 टाइम मल्टीपल दे दिया, अभी 30% से ग्रोथ है तो चलो मैं 30 टाइम पी मल्टीपल दे रहा हूँ. लेकिन ये जो हमने री रेटिंग देखा है 20 से लेके 70 तक, फॉर मेनी कंपनीज इन द कंज्यूमर सेक्टर EPS ग्रोथ वही है 12 से 15. वो 2010 में भी उतना ही था, 2015 में भी उतना है, 2020 में भी उतना ही है. फिर भी कंपनीज का पी मल्टीपल 20 से 60-70 हो गया. और ये कोई ऐसा स्मॉल टाइम पीरियड का कोई स्मॉल ये नहीं है कि अरे थोड़ा सा डिविएट हो गया. ये 10-12 साल का ट्रेंड की हम बात कर रहे हैं. तो अगर आप बहुत प्यूरिस्ट अप्रोच अगर आप लेते तो इस टाइप के स्टॉक आप 10 साल पहले ही खरीदना बंद कर देते. और बहुत पैसे बने हैं. बहुत पैसे बने हैं. तो वो सब आपका मिस हो जाता. एंड आई मस्ट बी कैंडिड एंड एक्सेप्ट माई ओन मिस्टेक कि मैंने शुरुआत में बहुत प्यूरिस्ट अप्रोच लिया और मेरे को लगा कि ये सेक्टर में पैसा नहीं बनने वाला है. ये हो गया इनकी री रेटिंग और मैं काफ़ी समय तक गलत साबित हुआ. लेकिन गलती से ही आदमी कुछ सीखता है. बिल्कुल, बहुत अच्छी. तो अभी हमने जो देखा है कि बिकॉज कि मार्केट में, ग्लोबल मार्केट्स में, इंडियन मार्केट में इतनी लिक्विडिटी है तो डिमांड सप्लाई ऑफ इक्विटी शेयर समझना भी बहुत ज़रूरी है. कि अगर लेट अस अज्यूम 5 चीज़ें अवेलेबल हैं और पहले 5 बायर थे, 5 खरीदार थे, अगर 100 खरीदार हो जाएंगे वो 5 चीज़ों का दाम बढ़ेगा. तो सप्लाई डिमांड है कि पैसे बहुत आ रहे हैं गोरों से भी, लोकल HNI से, AIF म्यूचुअल फंड, उसकी बात कर रहे हैं, फ्लोज. ठीक है. तो जैसे हमने अभी बात किया कि अगर हम फाइनेंशियल वैल्यूएशन के बेसिक फंडामेंटल से जाएंगे तो मार्केट सेल है. ठीक है, बहुत अच्छे. लेकिन एक उतना ही दूसरा बेसिक प्रिंसिपल है जो इकोनॉमिक्स का है, सप्लाई डिमांड. ब्यूटीफुल. तो अगर आप वो प्रिंसिपल से जाएंगे तो मार्केट सेल नहीं है. क्योंकि अभी दिख रहा है कि देयर आर मोर इन्वेस्टर्स एंड मोर इन्वेस्टर्स आर कमिंग इनटू द मार्केट. डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स इतनी तेजी से बढ़ी है और फॉरेन इन्वेस्टर्स अभी इंडियन मार्केट में अच्छी तरह से पोजीशन नहीं है. क्या बात है. एक्चुअली आई एग्री विद यू देयर. फॉरेन इन्वेस्ट डाला ही नहीं, मुझे भी डाला ही नहीं है. हाँ, बिल्कुल डाला ही नहीं है. और आप ग्लोबल एनवायरनमेंट देखेंगे तो जो एक बहुत बड़ा इमर्जिंग मार्केट था, अभी भी है, चाइना, इसमें बहुत इन्वेस्टर्स ने पैसा खोया है पिछले 3-4 सालों में, 4-5 सालों में. और वहाँ पे अभी बहुत सारे बड़े निवेशकों को एक मन में एक शंका, एक मन में एक क्वेश्चन मार्क पैदा हो गया है. तो इतना बड़ा जो सकर ऑफ कैपिटल था कि इतना सारा ढेर सारा पैसा वहाँ पे गया हुआ है, जा सकता है, अभी शायद वो वहाँ पे उतना ना जाए. अच्छा. तो वो वाला पैसा कहाँ जाएगा जो अभी इंडिया में आया नहीं है. और वो इंडिया में जितना जरूरत है उससे तो 10, 20, 30 गुना है वो पैसा. इट इज सेवरल टाइम्स व्हाट वी कैन. एग्जैक्टली. और जो कभी हुआ ही नहीं है. बिल्कुल नहीं हुआ. तो अभी दिख रहा है कि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, उनकी
स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रही है, फॉरेन मनी अभी तक आया नहीं है जितना आ सकता है। तो अगर मैं वो डिमांड सप्लाई के प्रिंसिपल्स लगाऊं तो देन पी मल्टीपल में यस इट इज़ एक्सपेंसिव, लेकिन डिमांड सप्लाई के पर्सपेक्टिव से आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि अभी भी अपसाइड है। ठीक है, तुम्हारा पर्सपेक्टिव मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि एक तरफ फंडामेंटल इन्वेस्टिंग है, लेकिन अब इकोनॉमिक प्रिंसिपल अप्लाई करते हो डिमांड सप्लाई वाला, तो एक नया लेंस आता है। नया लेंस थोड़ा और इस पे थोड़ा और डिस्क्राइब करो, डिमांड सप्लाई का थोड़ा और समझाओ। ठीक, अभी जैसे अगर हम एक दूसरी एक कमोडिटी ले विच इज़ गोल्ड। ठीक है, अभी गोल्ड में आप गोल्ड की वैल्यू क्या है, वेदर इट इज़ $1,300 पर आउंस, 2000 या वट एवर, आप कैसे तय करोगे? गोल्ड के लिए आप कैसे डिस्काउंटिंग DCF कैसे बनाओगे? नहीं बना सकते, कैसे बना ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे कुछ है ही नहीं। बिल्कुल। तो उसका जो प्राइस ऊपर नीचे जाता है वो कैसे जाता है, और आप कैसे डिसाइड करते हो कि ठीक है अभी ये फुल्ली वैल्यूड हो गया कि अभी बेचना चाहिए, क्योंकि उसके लिए कोई DCF कोई मायना नहीं है। तो आप बस ये देखते हो कि अगेन द डिमांड सप्लाई प्रिंसिपल कम्स इन। मैंने गोल्ड का इसलिए एग्जांपल लिया क्योंकि गोल्ड इज ऑल्सो अ स्टोर ऑफ वैल्यू, इट्स एन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, इसलिए मैंने गोल्ड का हम भारतीयों के लिए एग्जैक्टली। आप कोई भी दूसरी कमोडिटी जैसे ऑयल हो, मैं वो नहीं लूँगा क्योंकि ऑयल तो कंजम्पशन के लिए चाहिए। मैं पेट्रोल लेके मेरे को गाड़ी में डालना क्योंकि मेरे को यहाँ से वहाँ जाना है, बिल्कुल, और मुझे आज ही जाना है। तो मैं ऐसे नहीं कर सकता कि मैं आज नहीं जाता क्योंकि आज पेट्रोल महंगा है। तो हम गोल्ड में कभी DCF की बात नहीं करते, हम सिर्फ शेयर्स में ही करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे DCF कर सकते हैं। जहाँ पे आप कर ही नहीं सकते हो वहाँ पे आप छोड़ देते हो। बहुत इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है ये। तो ये एक है एज आई सेड कि, लेकिन वो डिमांड सप्लाई एंटिसिपेट करना बहुत बहुत ट्रिकी है। ये कभी भी बदल भी सकता है, लेकिन आई थिंक एज एन इन्वेस्टर, और अभी द मार्केट्स हैव बिकम ग्लोबल, तो आप सिर्फ इंडिया में रह के इंडियन डिमांड सप्लाई से ही आप काम नहीं चला सकते, आपको थोड़ा ग्लोबल व्यू भी लेना पड़ेगा, और जो कि मुझे लग रहा है आज के तारीख में इंडिया के फेवर में है। तो ये जो चार्ट है, और मैं आप लोगों को वीडियो में दिखा भी दूंगा बड़े करके इस चार्ट को, कि एक समय आया था जब काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स हो रहा था, कैपिटल फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा था, फिर तुम दिखाते हो कि गिरा है और अब बढ़ना शुरू हो गया है। इसका पहले इकोनॉमी पे सिग्निफिकेंस बताओ, क्यों गिरा, और अब अगर बढ़ना शुरू हो रहा है तो किस सेक्टर्स में इंटरेस्टिंग हो रहा है। थैंक यू अजय, आपने मेरी बहुत तारीफ की है, और थैंक्स फॉर दैट। तो अच्छा, तो आपके सवाल के ऊपर आते हैं कि जो आपने कहा है कि ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ये बहुत टेक्निकल वर्ड है। ये वर्ड सुन के कई लोग घबरा जाएंगे कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, कि ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन मतलब क्या है। इसका मतलब अगर मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में बताऊं तो ये है कि हमारे इकोनॉमी में कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, और इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है। इन्वेस्टमेंट मतलब ये नहीं कि मैंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, वो इन्वेस्टमेंट ये नहीं है। ये इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट है, कि इन्वेस्टमेंट इन द रियल इकोनॉमी। तो इसमें 3 टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं। ठीक है, एक तो हाउस होल्ड, जैसे आप, मैं, हमारा घर चलता है, हम कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं। हम जब इन्वेस्ट करते हैं तो मोस्टली घर खरीदते हैं या गाड़ी खरीदते हैं या इस टाइप के कोई कंज्यूमर ड्यूरेबल आइटम होता है, इसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है। फिर दूसरा है गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, कि सरकार जो करती है। तो सरकार रोड, एयरपोर्ट, पोर्ट और कई सारी चीज़ें। और तीसरी चीज़ है प्राइवेट कॉरपोरेट। अब प्राइवेट कॉरपोरेट जिस चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं वो तो अपनी कैपेसिटी बढ़ाते हैं, स्टील कंपनी, स्टील, सीमेंट वगैरह वगैरह। प्राइवेट कॉरपोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इन्वेस्ट करते हैं, जैसे भी नया जो एयरपोर्ट बन रहा है मुंबई में, जो दिल्ली में बन रहा है, वो प्राइवेट सेक्टर का एयरपोर्ट है। तो ये सारी चीज़ें मिलके अपना होता है इन्वेस्टमेंट्स इन द इकोनॉमी, और इन टेक्निकल टर्म्स ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। अभी इसका इम्पॉर्टेंस ये है कि जब हमारे पास या गवर्नमेंट के पास या प्राइवेट कॉर्पोरेट के पास सेविंग्स होता है, पैसा होता है,
या तो वो कंज्यूम करते हैं कोई खाने की चीज़, या कंपनी ने सैलरी एंड वेजेस दिए, या गवर्नमेंट से भी, तो वो उसको हम कंजम्पशन बोलते हैं। ठीक है। क्योंकि वो उसका ड्यूरेशन 1 साल से ज़्यादा नहीं है। जो भी आप एसेट क्रिएट करते हो जिसको आप 1 साल से ज़्यादा तक कंज्यूम करने हैं, वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। समझ क्योंकि पैसा तो आपने आज खर्च कर दिया, लेकिन उसका आनंद आप 2, सालों तक 5, लेंगे। 10, 15, 20, 50 साल, तो वो इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। अभी ये इन्वेस्टमेंट साइकिल्स में होता है कि जब रिस्क एपेटाइट बढ़ता है, ये भी टेक्निकल टर्म है कि मतलब मुझे कॉन्फिडेंस है कि मेरा इनकम बढ़ने वाला है, या जहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ उसका मेरे को ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिलने वाला है, तो ये जब साइकोलॉजी क्रिएट होती है उसको हम बोलते हैं रिस्क एपेटाइट बढ़ना। तो लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट कहाँ पे करते हैं? ये जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में, इन योर ओन प्लान्स, इन बाइंग अ हाउस, ये सब चीज़ों में। बिल्कुल। और जब आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो आप ये चीज़ें कम, अरे घर नहीं खरीदना है, मेरे को प्लांट नहीं चाहिए, क्योंकि अभी सीमेंट प्राइसेस गिर रहे हैं तो नया प्लांट लगाने का क्या फ़ायदा है, वगैरह वगैरह। और हिस्टोरिकल में देखा है, कई देशों में देखा है और इंडिया में भी देखा है कि वो साइकिल्स में होता है। एक पीरियड होता है जब इन्वेस्टमेंट बढ़ते, एंड टिपिकली ये सब चीज़ों में ओवर रिएक्शन भी होता है। तो जब ये तीनों सेगमेंट्स, गवर्नमेंट, प्राइवेट, इंडिविजुअल्स और हाउस होल्ड इन्वेस्ट करते हैं, एंड बियॉन्ड अ पॉइंट इन टाइम एक्चुअली रोक देना चाहिए। अच्छा। लेकिन लोग रोकते नहीं है, क्योंकि तब एनिमल स्पिरिट्स होते हैं। बिल्कुल। तो यू टेंड टू ओवर इन्वेस्ट। अब ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया, ज़्यादा सड़कें बन गई, ज़्यादा सीमेंट प्लांट आ गए, ज़्यादा घर बन गए, और मैंने घर खरीदा ये सोच के कि आज खरीदा है 100 में, उसकी कल वैल्यू होने वाली 110, लेकिन 110 हुई नहीं, 105 हुई, या 100 पे, या 95 हो गई, तो मेरा लॉस हो गया एक तरीके से। और जो दूसरा आदमी देखता है कि अरे अभी खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं है, अभी तो दाम गिर रहे हैं, अभी अगर मैं अफोर्ड कर भी सकता हूँ तो भी मैं क्यों लूँ, कि कल ले लूँगा, और तो मैं कल ले लूँगा। अरे अभी 100 का मिल रहा है, कल तो 95 का मिलने वाला है। अगर 100 का 100 भी मिलने वाला है तो मैं 100 का 100 ही में क्यों लूँ? इससे अच्छा अभी जो मेरे पास 100 रुपये है मैं कहीं इन्वेस्ट करता हूँ, उसके 110 हो जाएंगे। तो इसलिए इसमें सेंटिमेंटल फैक्टर्स बहुत होते हैं, तो इट गोज थ्रू साइकिल्स। अच्छा। कभी इन्वेस्टमेंट गोज डाउन मच लोअर देन वेयर इट शुड बी, ऊपर जाती है, नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है। ये साइकिल्स हमने कई बार देखे हैं। ओके। कई बार देखे हैं, और इन साइकिल्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका इकोनॉमिक्स पे तो इम्पैक्ट है और स्टॉक मार्केट पे भी इम्पैक्ट है, जिसके बारे में हम आगे जाकर भी बात कर सकते हैं। ठीक है। तो मेरे ख्याल से वी आर नाउ इन एन इन्वेस्टमेंट अप साइकिल। ओके। क्योंकि अभी मतलब ये जब आप चार्ट दिखाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा कि अभी ये जैसे आप कह रहे हैं कि पीक जो 2008-9 की साइकिल में हुआ था, ऑलमोस्ट 36% ऑफ जीडीपी हो गया था। बॉटम में इट वेंट टू एज लो एज 27, एंड नाउ इट इज स्टिल मिड साइकिल, कि अभी 30 ही हुआ है, इट्स ओनली 30। एंड आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये साइकिल अभी चलेगी। ये साइकिल अभी चलेगी। मेरे ख्याल से ये साइकिल और 6 से 7 साल कम से कम चलनी चाहिए। अच्छा। नॉर्मली ये साइकिल होती है, हिस्टोरिकल में देखिए 10-10 साल की साइकिल होती है। ओके। तो 10 साल का अप साइकिल आता है, 10 साल का डाउन साइकिल आता है। सो मेरे हिसाब से अभी हम 2024 में बैठे हैं, ये साइकिल 2030 तक मेरे हिसाब से कम जानी चाहिए। ओके। यहाँ से 2030 के आगे भी जा सकती है, बट इट डिपेंड्स ऑन कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ इंक्रीज। अगर स्पीड ऑफ इंक्रीज इज मॉडरेट तब लंबी रहेगी, तो लंबी रहेगी। अगर स्पीड ऑफ इंक्रीज इज वेरी फास्ट तो फिर 2030 तक हो सकता है ना जाए, 2028 में ही रुक जाए। तो वो हमको फैक्टर्स एनालाइज करने पड़ेंगे। ठीक। एक चीज़ बताओ कि ये जो 2008 में साइकिल पीक हुई, उसके बाद जो डाउन साइकिल आई, क्यों आई? एक बहुत अच्छा सवाल है ये। कि जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि जो चीज़ अब ऊपर जाती है तो ज़रूरत से ज़्यादा ऊपर चली जाती है, तो किसी एक लेवल तक उसको नीचे आना ज़रूरी है। अच्छा। तो इनिशियल पार्ट तो आई वुड से वाज बिकॉज ऑफ दैट कि हम ज़रा ज़्यादा ही ऊपर चले गए थे। जैसे कि एग्जांपल तौर
पे अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे पावर प्लांट जब कोई सेटअप करता है तो उसके लिए दो चीज़ें ज़रूरी होती है। एक तो मुझे कोयले की ज़रूरत है, जिसके लिए मुझे चाहिए फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट, ताकि मुझे पता चले कि अगले 25-30 साल तक मुझे कोयला मिलने वाला है, ज़रूरी है ये तो। और दूसरा कि मैंने पावर बना ली, मेरे को बेचनी भी है, तो मुझे पावर परचेज एग्रीमेंट भी चाहिए, ताकि मैं जो इलेक्ट्रिसिटी बना रहा हूँ अगले 25-30 साल तक बेच पाऊँ। बहुत अच्छे, वेरी नाइस। और ऐसा होगा तभी मेरे को बैंक से लोन मिलेगा, नहीं तो बैंक लोन आपको नहीं देगा। लेकिन जो यूफोरिया हुआ था 2008, 9, 10, 11 में, तो उस समय ऐसा हुआ कि प्लांट लगाने की इतनी हड़बड़ाहट हो गई कि चाहे मेरे पास कोयले का सप्लाई है कि नहीं है, अरे मैं वो बाद में देख लूँगा। पावर परचेस एग्रीमेंट है कि नहीं है, अरे वो मैं बाद में देख लूँगा। और ये सिर्फ इस टाइप का बिहेवियर सिर्फ बिजनेसमैन और प्रमोटर्स में ही नहीं था, कई सारे बैंक्स ने भी इसको फंड कर दिया कि अरे इनके पास बाद में एफएसए आ जाएगा, पीपीए आ जाएगा कि आप प्लांट लगा तो कोयला आ जाएगा, प्लांट लगा तो कोई ना कोई खरीद लेगा। अच्छा, तो ये बहुत ओवर एक्सूबरेंस है, जो करेक्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि हमने इतनी ज़्यादा पावर कैपेसिटीज लगा ली थिंकिंग के 10% जीडीपी ग्रोथ विल कंटिन्यू फॉर एवर, लेकिन वो नहीं हुआ। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, कुछ और चीज़ें हो गई, तो पावर की डिमांड इतनी नहीं बची जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। और कई सारे ये पावर प्लांट्स बिकेम बैंकरप्ट, अलॉन्ग विद देम बैंकिंग सेक्टर के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करवा दिया। और ये तो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ऐसे बाकी सेक्टर्स में भी कई एग्जांपल्स हैं। तो एक चीज़ जो करेक्ट होनी थी टू अ नॉर्मल लेवल, वो हो गई। लेकिन उसके बियॉन्ड हमने कई सारे रिफॉर्म्स देखे। रिफॉर्म का मतलब ये होता है कि हम उसको रिफॉर्म क्यों बोलते हैं कि करने के लिए डिफ़िकल्ट है, लेकिन जिसको हमको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलता है। लेकिन लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलता है, लेकिन कई बार उसका शॉर्ट टर्म नेगेटिव इम्पैक्ट भी आता है। तो अभी जैसे मैं कहूँगा बैंक्रप्सी लॉ, रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट, ये बहुत अच्छे रिफॉर्म्स हैं। दे आर एक्चुअली लेइंग द फाउंडेशन फॉर नेक्स्ट 10, 20, 30 ईयर ऑफ ग्रोथ। जो हम कहते हैं कि शॉर्ट टर्म पेन बट सिग्निफिकेंट लॉन्ग टर्म गेन, जैसे रेरा एक्ट जो है। हाँ, मैं तुमसे ये रियल एस्टेट पे भी काफ़ी चर्चा करना चाहता हूँ। तो ये डाउन साइकिल आई इसलिए कि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट चले गए, एनिमल स्पिरिट्स 3 सब उत्तेजित थे, इकोनॉमी बहुत तेजी होगी। बिल्कुल। तो वो साइकिल एक बॉटम होके अब वापस शुरू हो रही है। हाँ, तो वो एक बार करेक्ट हो गई, लेकिन ये जो रिफॉर्म्स है, इनके वजह से नियर टर्म और नेगेटिव इम्पैक्ट आ गया। अच्छा, बिल्कुल। तो कई बैंकों को अपना बुक क्लीन अप करना पड़ा, कई सारे कंपनीज और बैंकरप्ट हो गए। तो अगर आप देखेंगे कि पावर, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टील एंड सम अदर सेक्टर्स, जिसमें इतनी कंपनीज बैंकरप्ट हो गई या ऑलमोस्ट क्लोज टू बैंकरप्सी आ गई। हाँ, बिल्कुल। एंड बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, खास करके स्टेट ओन्ड बैंक्स। बिल्कुल। कई सारे तो लॉसेस में चले गए, बहुत भयंकर लॉसेस में चले गए। तो जिसकी वजह से एक डर का वातावरण पैदा हो गया कि अरे मुझे लैंड ही नहीं करना है, क्योंकि मैं लैंड करूंगा तो एनपीएल हो जाएगा, तो मेरे को लैंड ही नहीं करना है। दूसरी तरफ कॉर्पोरेट्स भी सोच रहे थे कि अरे मेरे को बोरो ही नहीं करना है, क्योंकि मैं अगर अपना लोन नहीं चुकता ये कर पाए तो मेरे हाथ से मेरी कंपनी निकल जाएगी। तो इसकी वजह से वो और एक्सटेंड होता गया, एंड दैट्स हाउ वी गो वेल बिलो द नॉर्मल रेट। तेजी में जहाँ होना चाहिए उसके ऊपर चले जाते हैं, मंदी में जहाँ होना चाहिए उसके नीचे चले जाते हैं। बिल्कुल। तो ये जो आपने कहा कि सरकारी बैंक, सरकारी कंपनियों ने गलतियाँ करी एनिमल स्पिरिट्स के लिए, लेकिन अभी रिसेंटली आपने एक कमाल की एनालिसिस करी है, कमाल की स्ट्रैटेजी रिपोर्ट लिखी है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को लेके, और आपने एक बहुत बुलिश सा नोट लिखा है कि वैल्यूएशंस आर स्टिल बिलो हिस्ट्री की, जो जहाँ वो ट्रेड करते थे उससे नीचे हैं, और गवर्नेंस इंप्रूव हुआ है, आरओई। इस पे मुझे बताओ, बिकॉज हमारा जो पुराना लेंस था सरकारी कंपनियों को देखने का, जब से हमने अपना करियर शुरू किया और ये सारी चीज़ें देखी है, नेगेटिव होता था। कमिंग फ्रॉम यू हुज बीन कि इतने सालों से जो देख रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट लिखी है। तो इसमें दो चीज़ों के बारे में बताओ। पहला, ये जो आरओई एक्सपेंशन है ये टेम्प्ररी है कि लंबा चलेगा, जो आप साइकिल की बात कर रहे हैं। फिर इसमें मैं वैल्यूएशंस पे भी आऊँगा कि आप आर्ग्यू कर रहे हैं कि ठीक है चल गए हैं, लेकिन अभी भी इतने नहीं चले हैं।
तो पहले ROE एक्सपेंशन एंड देन वैल्यूएशंस। तो इसमें अजय दो तीन चीज़ें हैं कि एक तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि ये GFCF या इन्वेस्टमेंट साइकिल, जी बहुत सारे जो गवर्नमेंट ओन कंपनीज है वो कंज्यूमर सेंट्रिक नहीं है, बिल्कुल, वो इन्वेस्टमेंट सेंट्रिक है। चाहे आप बैंक्स कह लो, चाहे स्टील कह लो, चाहे डिफेंस इक्विपमेंट कह लो, तो पावर यूटिलिटीज कह लो, ये सारे इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड कंपनीज हैं। एब्सोल्युटली। तो पिछले जो 10 साल थे बाय एंड लार्ज, दोज वर द इयर्स ऑफ कंजम्पशन बूम, विच इज द सी। यस, ये जो मैं सी कह रहा हूँ, आपको एक इक्वेशन बता देता हूँ, मैं किसी वीडियो में सिंपल कर दूंगा। GDP जो हमारा होता है वो है G प्लस C प्लस I प्लस X माइनस M, ये 5 अल्फ़ाबेट याद कर लीजिए। G होता है सरकार, C होता है कंजम्पशन जिसकी अभी इन्होंने बात करी, I होता है इन्वेस्टमेंट जो पिछला जो सवाल था, और X होता है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो ये कह रहे हैं कि पिछले 10 साल तक ये जो बीच वाला C था ना, ये तेजी में था, बिल्कुल G और I नहीं था। बिल्कुल। अब जी भी था लेकिन आई बिल्कुल भी नहीं था। हाँ, आई वॉज गोइंग Yes, डाउन, जैसे हमने yes. डिस्कस किया। तो आपने देखा होगा कि स्टॉक मार्केट में भी जो सी वाले कंपनीज थे बिल्कुल जिन्होंने बहुत अच्छा किया पिछले 10 साल में, पिछले 1-2 साल छोड़ दीजिए, लेकिन बाय एंड लार्ज, और जो आई वाले कंपनीज है मोस्टली उनका दिवालिया हो रही थी, भट्टा बैठ गया था, वो जो भी अच्छे, कह रहे। हाँ, बिल्कुल, वो शेयर प्राइस नहीं चले। नहीं चले। लेकिन अभी जैसे कि हमने डिस्कस किया कि अभी इन्वेस्टमेंट अप साइकिल में है, तो दैट्स अ जेन्युइन टेल विंड फॉर ऑल द गवर्नमेंट कंपनीज, क्योंकि मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, इनफैक्ट मोस्ट भी नहीं कहना चाहता, आई थिंक आई शुड से ऑल गवर्नमेंट कंपनीज आर आई ओरिएंटेड, बिल्कुल, वो सीक ओरिएंटेशन नहीं है। तो एक तो ये उनको, तो ये जो एक टेल विंड हम जैसे बोलते हैं वो एक पॉजिटिव है। दूसरी चीज़ कि आप देखेंगे 2019-20 के पहले, अगर आप 2015 से लेकर 2020 तक का अगर आप 5-6 साल देखेंगे, तो एक तो आय चल नहीं रहा था, नहीं चल रहा। दूसरा गवर्नमेंट वाज यूजिंग ये जो अपने स्टेट ओन्ड कंपनीज है कि मेरे बजट में ये इतना डेफिसिट आ रहा है, मेरे को डेफिसिट अभी मैच करना है, तो चलो मैं इसका 2% इस कंपनी का बेच दो, 3% इस कंपनी का बेच दो। तो हर साल धीरे धीरे थोड़ा सब कंपनीज का थोड़ा बेचते थे। इट्स लाइक कि हमारे घर में थोड़ा सोना पड़ा है, दिक्कत है, थोड़ा सा सोना बेच दो, थोड़ा सोना बेच दो। तो हम अपनी सरकारी कंपनियों को थोड़ा बेच रहे थे, घर थोड़ा बेच रहे थे इन अ वे, घर चलाने के लिए। ठीक है। लेकिन उससे होता क्या इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट में कि अभी मैं इन्वेस्टर, मुझे मालूम है कि अरे इसमें तो एक बड़ा सप्लाई आने वाला है, तो मुझे क्या खरीदने की ज़रूरत है, मुझे अच्छा लग भी रहा है तो रुक जाओ, जब सप्लाई आएगा तो उस समय मैं ले लूँगा। ठीक है। तो वो शेयर्स चलते नहीं थे, और जो बाकी आय में डाउन स्विंग था तो उनके प्रॉफिट्स वगैरह में भी प्रॉब्लम था, वगैरह वगैरह। लेकिन अभी सरकार ने एक बहुत अच्छा कदम लिया है, दे हैव रियलाइज दिस कि ये 2-3% बेचने से कुछ नहीं होना, प्रेशर ही रहता है, प्रेशर रहता है, आज भी माल आएगा, कल भी आएगा, परसों भी आएगा। बिल्कुल। तो अभी उन्हें पिछले 3 साल से ये 2-3% बेचना बंद कर दिया। बहुत अच्छे। तो ये तो एक ये पॉजिटिव किया है। दूसरा चीज़ जो क्या है कि अभी आपने देखा होगा कि फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस सेक्रेटरी और जो गवर्नमेंट के टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, सब लोगों ने बहुत ही क्लियरली ये बोला है कि भैया हमको ये PSU जो है उनको वो डेफिसिट मीट करने के लिए हमको उनका यूज़ नहीं करना है, हमको इनकी वैल्यू मैक्सिमाइज करनी है। बहुत अच्छी। ये बहुत बड़ा बदलाव आया है, सोच में ही बदलाव, सोच में ही बदलाव आया है, बिल्कुल सोच में ही बदलाव आया है। अभी आप देखेंगे कि ये जो सरकारी कंपनियों के जो टॉप मोस्ट पीपल है, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वगैरह वगैरह, अभी इन सब लोगों के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर में शेयर प्राइस परफॉर्मेंस की एडिशन हो गई। पहले जो 10 चीजें थी कि मुझे ये 10 चीजें डिलीवरी करनी है, उसमें शेयर प्राइस होता ही नहीं था, अभी ये 11वीं चीज ऐड हो गई है। वाओ, वेरी नाइस। तो ये भी बहुत बड़ा बदलाव है, सोच में बदलाव है, जैसे आप कह रहे थे। लेकिन ये सब चीजें में सोच बदलना और एक्चुअली ऑन द ग्राउंड चीजें बदलना में बहुत टाइम लगता है। बिल्कुल। और ये हम सब समझते हैं
कि ये सारे कंपनीज इतने 50, 70, 100 साल पुरानी है, तो अचानक से कुछ बदलता नहीं है, लेकिन आपकी डायरेक्शन बदलना या सोच बदलना बहुत बड़ी बात होती है। डायरेक्शन चेंज कर दिया है इन्होंने। बिल्कुल। बहुत अच्छे। आपने कहा कि एक सोच में बदलाव आ रहा है, तो फिर ये जो बदलाव आ रहा है आपको, जैसे आपने कहा कि कैपिटल फॉर्मेशन मिड साइकिल है, तो ये जो पीएसयू का परफॉर्मेंस है, एक है कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, सोच बदली है, ये अर्ली साइकिल है, मिड साइकिल है कि लेट साइकिल है? और रिलेटेड टू दिस फिर मैं वैल्यूएशन पे आऊँगा। पहले परफॉर्मेंस पे बताओ, प्रॉफिटेबिलिटी और रिटर्न ऑन इक्विटी। तो हमने जो आप जिस नोट को आप प्रिफर कर रहे हो, उसमें हमने ये बताया है कि कैसे रिटर्न ऑन इक्विटी था पीएसयू कंपनीज का, जो 12-13% के आसपास था 2012-13 में। यस। फिर वो गिर के करीब 4-5% पे आ गया। इतना बड़ा जो ड्रॉप हुआ, इसका एक प्राइमरी रीज़न है बैंक्स, क्योंकि जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि बहुत सारे बैंक्स लॉसेस में चले गए, तो दैट वाज अ बिग ड्रैग। बिल्कुल। अभी वो बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी नॉर्मलाइज हो गई है, क्योंकि उन्होंने सब अपना जो एनपीएल्स है उसको सब साफ कर दिया, सब साफ कर दिया है, बिल्कुल। सब बैलेंस शीट क्लीन हो गई है, और अभी नए एनपीएल्स बन नहीं रहे हैं, क्योंकि जैसे हमने कहा कि अभी इन्वेस्टमेंट अप साइकिल में नॉर्मली एनपीएल्स बनते नहीं हैं, वो बनते हैं वो लेट साइकिल में बनते हैं। अभी हम अर्ली साइकिल या मिड साइकिल में है, तो इनफैक्ट आज की तारीख में हम राइट बैक्स भी देख रहे हैं, मतलब कि पहले जो लोन्स, बैड लोन्स, हाँ, कि भैया ये तो बेकार हो गए, इसमें पैसा वापस नहीं आएगा, वो स्टील प्लांट में रिवाइव हो रहे हैं, उनका पैसा भी वापस आ रहा है। बिल्कुल, तो वो पैसा वापस आ रहा है कुछ कुछ जगह में, तो राइट बैक्स हो रहे हैं। और ये स्टोरी है, ये सिर्फ सरकारी बैंकों की नहीं है, ये प्राइवेट बैंकों में भी हो रहा है। सो जिन जिन बैंकों ने कॉर्पोरेट लेंडिंग की है, उन सब में काफ़ी हद तक ये अभी हो रहा है। सरकारी बैंकों में ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे कॉर्पोरेट लोन्स आर मोर, बिल्कुल, और प्राइवेट बैंक्स में रिटेल लोन्स ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे इतने राइट बैक्स नहीं आते हैं या नहीं आते। तो हाँ, जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन, जैसे आप कह रहे थे कि ये मेरे ख्याल से अर्ली साइकिल टू मिड साइकिल है। ओके। तो इसमें वैल्यूएशन रीरेट होने का अभी भी स्कोप है, बिकॉज जैसे हमने वो नोट में कहा है कि 2012 के पहले के समय से अगर आप कंपेयर करेंगे, तो देखिए सरकारी कंपनियां हमेशा ही प्राइवेट कंपनीज में डिस्काउंट में चलती है। बिल्कुल, वो सबको मालूम है, दैट वो नहीं बदलेगा। हम बस ये देख रहे हैं कि कितना डिस्काउंट होना चाहिए। अच्छा, पहले कितना डिस्काउंट था 2012 के पहले, फिर पिछले 7-8 साल में बहुत बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अभी लास्ट 2 साल में जैसे स्टॉक्स अच्छे किए, तो गैप कम, लेकिन गैप अभी भी है। ठीक है। तो वो गैप ब्रिज अभी हो सकती है या होनी चाहिए। और जिन चीज़ों के बारे में हमने अभी बात की है कि जैसे गवर्नेंस इंप्रूव हो रहा है, उसमें मार्केट ओरिएंटेशन आ रहा है वगैरह वगैरह, अगर वो चीज़ें हुई तो वो उसके ऊपर भी जा सकता है, लेकिन उसको हमें देखना होगा कि वो एक्चुअली होता है कि नहीं होता है। तो एज ऑफ नाउ आप कह रहे हैं कि एटलीस्ट जो डिस्काउंट था वो तो नैरो हो, प्रीमियम में जाएंगे नहीं जाएंगे वो बाद में सोचते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे। थोड़ा सा ट्रैक चेंज करते हैं, रिलेटेड टू कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट ओनली। आपने कहा कि हाउस होल्ड के लिए रियल एस्टेट जरूरी है, हमारा आई रियल एस्टेट हो। बिल्कुल, और एटलीस्ट प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में हम काफ़ी रियल एस्टेट के बारे में बात करते हैं। तो रियल एस्टेट के बारे में आप बताओ कि रियल एस्टेट कहाँ है अभी सिक्लिकली, वहाँ भी अर्ली साइकिल है, मिड साइकिल है, और अगर रियल एस्टेट में अच्छा होगा तो ऑब्वियसली रियल एस्टेट की कंपनियाँ भी अच्छा करेंगी। सिंगल स्टॉक्स के बारे में हम नहीं बात करेंगे, सेक्टर के बारे में बताओ। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि हाउसिंग साइकिल या प्रॉपर्टी साइकिल अभी मिड साइकिल पे आ चुकी है। ओके। क्योंकि द रियल बॉटम ऑफ हाउसिंग साइकिल वाज इन 2020, जो कि कोविड ईयर था। वो एकदम दैट वाज द रॉक बॉटम। ठीक है। अभी हम 2024 में हैं, तो वहाँ से 4 साल हम आगे या 3.5 साल हम आगे पहुँच गए, तो हम आई वुड से कि अर्ली टू मे बी मिड साइकिल में हम अभी वहाँ पे है। तो आप देखेंगे कि कई जगह में, खास करके एनसीआर में प्रॉपर्टी प्राइसेस काफ़ी बढ़े हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे मुंबई में ज़्यादा नहीं बढ़े हैं।
या बैंगलोर में भी बढ़े हैं लेकिन इतने ज़्यादा, चेन्नई मतलब प्राइसेस तो सब जगह बढ़े हैं लेकिन एनसीआर में ज़्यादा बढ़े, बाकी जगह पे काफ़ी कम बढ़े हैं। एंड व्हेन आई एम सेइंग के कम, हमें वो देखना चाहिए 2020 मतलब प्री कोविड से लेके आज तक देखना चाहिए। तो इफ़ यू लुक एट मुंबई एज एन एग्जांपल और पुणे के जो बड़े मार्केट्स हैं, तो मेरे ख्याल से ये 4 साल में 2020 प्री कोविड से लेके आज तक करीब करीब 20% के आसपास प्राइसेस बढ़े, 20-25 आप कह लीजिए, कहीं थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है बट 20 से 25 के बीच में है। तो ये कोई बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं है। अच्छा। 4 साल में 20-25% बढ़ना, तो इन्फ्लेशन जितना ही है। इन्फ्लेशन जितना है, मे बी थोड़ा सा कम, मतलब कम ही है। इतनी कोई बड़ी बात नहीं ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप डेवलपर्स से बात करेंगे तो वो जिस तरह के अभी भी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जिस तरह से प्लानिंग करते हैं, उसमें कुछ एग्जूबरेंस नहीं है। इंटरेस्टिंग। हाँ, तो अभी आप डेवलपर से बात करेंगे तो कोई ऐसा नहीं कह रहा है कि अरे मैं तो अभी लैंड बैंक बढ़ाने वाला हूँ, चलो मैं अभी ये करने वाला हूँ, मैं ये प्रोजेक्ट लॉन्च, मतलब प्रोजेक्ट लॉन्चेस बढ़ रहे हैं लेकिन बढ़ने भी चाहिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि अनसोल्ड इन्वेंट्री जिसकी हम बात करते हैं, वो अनसोल्ड इन्वेंट्री आज के तारीख में 12 साल के लोएस्ट पॉइंट तक है। क्या बात है। तो 2011-12 में जितनी अपनी अनसोल्ड इन्वेंट्री थी, जो बने हुए मकान और फ्लैट्स हैं जो नहीं बिके हैं, वो सिक्लिकली 12 साल एक्चुअली बने हुए नहीं है। जो अनसोल्ड इन्वेंट्री की जो हम टेक्निकल टर्म है, वो ये है कि कोई भी चीज़ जो बिकने के लिए तैयार है, जो बिकी नहीं है। अच्छा, बनी है कि नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो सब कुछ प्री सेलिंग होती है, तो जब खुदाई चालू होती है तभी से माल बिकना चालू होता है। समझ गया। तो वो जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है, वो इट इज़ एट द लोएस्ट लेवल्स दैट वी सीन इन द लास्ट 12-13 ईयर्स। ओके। इनफैक्ट जो आप कह रहे हैं कि कंप्लीटेड एंड रेडी टू मूव इन, हाँ, वो तो इन्वेंट्री मेरे ख्याल से जीरो है। नहीं। बहुत अच्छा। सारे माइक्रो मार्केट्स में जीरो है, बहुत सारे मार्केट्स में, कई कई जगह पे है। तो आप वो देखेंगे यहाँ पे अनसोल्ड इन्वेंट्री बहुत कम है। मेरे ख्याल से देयर इज़ अ लॉट ऑफ पेंट अप डिमांड दैट वाज क्रिएटेड इन द लास्ट 8 to 10 ईयर्स, कि जहाँ पे जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि अगर मैं अफोर्ड कर भी सकता हूँ तो मैं नहीं खरीदूँ। क्यों नहीं खरीदूंगा? क्योंकि प्राइसेस तो बढ़ ही नहीं रहे। 100 है तो 95 है या 100 भी है तो मैं क्यों लूँगा? मैं क्यों लूँ? मुझे 7-8 या 9% पे लोन लेना पड़ता है, तो ये 100 की 100 ही रह रही है, तो मैं 7% नुकसान, 7% नुकसान हो गया एक तरीके से, तो मैं क्यों लूँ? तो इसीलिए जब प्राइसेस बढ़ते हैं 8, 9 या 10% से, तब फिर लोन लगता है कि यार निकल जाएगा, हाँ, और बढ़ जाएंगे, अब मैं ले लेता हूँ। बिल्कुल, वो शुरू हो गया। वो शुरू हो गया है, वो शुरू हो गया है। और अभी जो हम ट्रेंड देख रहे हैं, अभी भी जो खरीदारी हो रही है वो ज़्यादा करके सेल्फ कंजम्पशन के लिए हो रही है, खुद रहने के लिए, खुद रहने के लिए, नॉट मतलब कुछ जगह पे हो रही होगी, बट मैं मोटा कह रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, कि सेल्फ कंजम्पशन के लिए हो रही है, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं हो रही है। बहुत अच्छा। दूसरी चीज़, जैसे मैंने कहा कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े हैं, कुछ जगह पे बढ़े बट ओवरऑल नहीं बढ़े हैं। और आप डेवलपर से भी बात करेंगे तो दे हैव ऑल्सो बिकम वेरी कॉशियस। वो ये कहते हैं कि हम प्राइसेस उतने ही से बढ़ाएंगे जितना कि, अगर मान लीजिए सैलरी इंक्रीज इन द इकोनॉमी इज लेट्स से 8%, तो हम 8% के आसपास ही बढ़ाएंगे ताकि अफोर्डेबिलिटी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो। बहुत अच्छे। लेकिन हमने साइकिल्स देखे हैं, बिल्कुल। ये कमेंट्री आज हो रही है, अभी हम देखेंगे कि ये कमेंट्री कितनी देर चलती है। 1 साल रहती है या नहीं रहती है? 3-6 महीने तो रहनी चाहिए, बट आई थिंक इट्स अ क्वेश्चन ऑफ के व्हाट हैपन्स आफ्टर 1 ईयर, व्हाट हैपन्स आफ्टर 2 ईयर्स। और मुझे लगता है कि ऐसा समय आएगा कि द प्राइसेस विल गो अप बाय 15%, 20%, 25%। उस समय पे हमको थोड़ा कॉशियस होना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन द इनिशियल इंक्रीज इज फाइन, लेकिन ये ऐसा अगर 2-3 साल चल गया तो आई थिंक तब हम पीक पे पहुंचने के पास पहुंच जाएंगे। तो एक छोटा सा सवाल रियल एस्टेट में, फिर हम एक नए विषय पे बात करेंगे। पहले क्या होता था, पिछली साइकिल में, वो याद है, मैं कंपनियों के नाम नहीं लूँगा जो बैंकक्रप्ट दिवालिया हो चुकी है, एक प्रोजेक्ट लॉन्च करते थे, उसका एडवांस ले लेते थे हमारे और तुम्हारे जैसे लोगों से, और उस पैसे से प्रोजेक्ट नहीं बना के कहीं ज़मीन खरीद लेते थे। बिल्कुल।
रेरा से आई एम अज्यूमिंग वो बदल गया है, तो इस नई साइकिल में, क्योंकि आप तो सारे रियल एस्टेट डेवलपर से आप बात करते हैं, ये बदलाव आ गया है कि नहीं कि वो अभी भी जाके पैसा मैंने दिया है यहाँ नरमन पॉइंट का और ज़मीन उन्होंने खरीद ली पनवेल जाके? नहीं, मेरे ख्याल से रेरा ये नेशनल लॉ है। अच्छा। और फिर ये कई स्टेट्स में इम्प्लीमेंट हुआ है, मतलब एवरी स्टेट हैज़ अ स्लाइटली डिफरेंट काइंड ऑफ रेरा, लेकिन बाय एंड लार्ज आई थिंक स्पिरिट ऑफ द लॉ इज़ फॉलोड इन डिफरेंट स्टेट्स। कहीं किसी के स्टेट में बहुत अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हुआ है, कुछ कुछ जगह पे मे बी इट्स नॉट टू दैट लेवल, बट बाय एंड लार्ज जो आप कह रहे हैं कि यहाँ से पैसा लो और कहीं और लगा दो, वो अभी बहुत ही कम मात्रा में हो रहा होगा, अगर हो रहा होगा तो भी। अच्छा। और ये एक बड़ा बदलाव हुआ है। दूसरा बड़ा बदलाव रेरा ये लेके आया है कि अगर आपने प्रोजेक्ट प्री सेलिंग चालू किया है, अच्छा, तो आप वो तभी कर सकते हैं जब आपके पास सारे रिक्विजिट अप्रूवल्स ऑलरेडी है। अच्छा, सारे परमिशन है तभी आप पैसा ले सकते हैं। नहीं तो पहले था कि ये नहीं मिला, फायर नहीं मिला, वो नहीं मिला। अरे पहले तो ऐसा भी होता था कि जिस जगह पे आपको प्रोजेक्ट खड़ा करना है, हाँ। वो ज़मीन भी अपने डेवलपर के नाम पे नहीं है, वो कस्टमर से पैसा लेके फिर वो ज़मीन खरीदता था। तो इस टाइप के भी बहुत सारे केसेस हुए हैं, लेकिन थैंकफुली अभी वो सारी चीज़ें मेरे ख्याल से अभी बंद हो गई है। एक्चुअली हमारे ही मित्र हैं दिल्ली में, एक कंपनी होती थी, उसका नाम, कंपनी का नाम नहीं लूँगा, वो आज भी वो उस जगह जाते हैं, उन्हें वो ज़मीन और घास ही दिख रही है। 15 साल हो गए। बिल्कुल। और बहुत पैसे लग गए थे उनके। तो महेश, बहुत सारे चार्ट्स बाकियों की स्ट्रैटेजी में वंस इन अ वाइल दिख जाते हैं कि ये कैपिटल फॉर्मेशन वगैरह। एक चार्ट तुमने जो एग्जिबिट 15 बनाया है नए वाले नोट में, मैंने आज तक नहीं देखा है। बहुत नई सोच है कि MSCI का इंडिया का बीटा रिलेटिव टू MSCI EM, इस पे बताओ। ये चार्ट बहुत इंटरेस्टिंग और मेरे लिए बहुत नया था, इसके बारे में बताओ। ये एक्चुअली चार्ट मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि आपने सही कहा है कि इस ट्रेंड की अवेयरनेस बहुत कम है लोगों में कि इंडिया का मार्केट बीटा काफ़ी हद तक कम हुआ है। और मार्केट बीटा, जैसे कि आप जानते हो, इट इज़ एन इंडिकेशन ऑफ वॉलेटिलिटी। बिल्कुल। तो मार्केट बीटा ज़्यादा है मतलब मार्केट ज़्यादा वोलेटाइल है, और अगर कम है तो मतलब वॉलेटिलिटी बहुत कम है। एंड इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू पे अ हायर प्राइस टू गेट मोर सर्टेनिटी, एंड ऑब्वियसली द अदर वे अराउंड, कि अगर मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है तो उसका PE मल्टीपल कम होता है। तो यही रीज़न है कि जैसे आप देखेंगे कि जो स्टेबल स्टेट कंज्यूमर कंपनीज़ है, मैं वापस उसी एग्जांपल पे आ रहा हूँ, क्योंकि उनका बिजनेस काफ़ी स्टेबल है। बिजनेस में बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबिलिटी है कि आदमी सोप, शैम्पू, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल ये चाहिए, करता ही रहेगा, यूज़ करना ही पड़ेगा, ब्रश करना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो उस रीज़न से मैं उन कंपनीज को ज़्यादा मल्टीपल देने के लिए तैयार हूँ। तो आप कह रहे हैं कि जहाँ भी मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि ये चीज़ स्टेबल रहेगी, मैं उसको कह सकता हूँ कि ये चेंज नहीं होगा, उसको मैं ज़्यादा वैल्यू देता हूँ, ज़्यादा भाव देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस चार्ट में आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहले इंडिया की वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी, स्टेबिलिटी कम थी। स्टेबिलिटी जब बढ़ जाती है, यानी बीटा कम हो जाता है, तो उसकी वैल्यूएशन भी बढ़ जाती है। बहुत अच्छे। तो और ये बीटा कम क्यों हुआ है? बीटा कम इसलिए हुआ है क्योंकि इंडियन मार्केट्स आर नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन फॉरेन फ्लोज ओनली। वेल सेड। कि जैसे अभी आपने देखा होगा, सब लोग बात करते हैं अभी SIP का कल्चर है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स आर कमिंग इन। तो मुझे आपको मैं आपको डेटा पॉइंट देता हूँ कि ये लास्ट 2-3 साल का ही है कि एट वन पॉइंट इन टाइम, इफ आई रिमेंबर राइट, इट वाज आई थिंक मे बी लेट दिसंबर 22, लेट 2022। ओके। वहाँ पे आप देखेंगे कि इन द प्रीवियस 12 months
foreign institutional investors sold about $37 billion वाह, worth of Indian equities. अगर 20 साल पहले फॉरेनर 37 बिलियन बेचा होता तो बाजार आधा हो जाता। बिल्कुल आधा हो जाता, बिल्कुल आधा हो जाता। इनफैक्ट अगर आपको याद होगा कि वो जो टेपर टैंट्रम के दिन थे 2013 के आसपास, तो उस समय बिटवीन मई 2013 टू अगस्त 2013, 3-4 महीने हैं। यस, उसमें अगर मेरी याददाश्त ठीक है तो उस समय इंडियन मार्केट करेक्टेड बाय ऑलमोस्ट 18%, 18% इंडेक्स इन 4-5 मंथ्स। 3-4 महीनों में 18% गिरा था। और आपको पता है इसकी वजह क्या है? वजह ये थी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स सोल्ड $2 बिलियन। 2 बिलियन डॉलर, 2 बिलियन बेचा, 4 महीने में बाजार 18% गिरा। 2022 में 37 बिलियन, 37 बिलियन बेचा और बाजार ज्यादा हिला ही नहीं। क्या बात है, हिला ही नहीं। अमेजिंग डेटा पॉइंट। क्योंकि इन द सेम 12 मंथ्स द डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स बॉट $35 बिलियन। इंटरेस्टिंग। तो ये बहुत बड़ी चीज है एक्चुअली। सो दिस इज द रीजन फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये बीटा कम हुआ है, क्योंकि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स आर एबल टू ऑफसेट कि जो फॉरेन सेलिंग जितनी हुई, बाहर की बिकवाली हुई है हमने सारा ऑब्जर्व कर लिया और मार्केट को हिलने नहीं दिया। तो अब अगर एक सिनेरियो हो सकता है कि हम तो डाल ही रहे हैं पैसे, सारा फॉरेनर्स भी बहुत सारे पैसे डालने शुरू कर दें, तो फिर सप्लाई डिमांड तो जो आपने आर्ग्यूमेंट दिया वो तो एकदम ही उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा हो सकता है। और उस समय पे मेरे ख्याल से कॉर्पोरेट्स विल कम टू सप्लाई पेपर, मतलब जैसे कि नए IPOs आएंगे, नए फंड रेजिंग होगा वगैरह वगैरह आएंगे, फिर वही एनिमल स्पिरिट्स, नई साइकिल, तो वो होगा, लेकिन अभी उसके लिए तो बहुत टाइम है। और हाँ, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसके वजह से इंडियन मार्केट हैज़ बिकम मोर स्टेबल। नहीं, ये बहुत अच्छा लगा मुझे चार्ट, दिस इज़ रियली यूनिक, बहुत अच्छा लगा। तो महेश जी की ऑफिस में बैठे हैं और अब तो एक्चुअली शाम को हमने शुरू किया था, कमाल का पीछे व्यू है। अब तो रात भी हो गई है, काफ़ी देर से हमारी ये चर्चा चल रही है और इनसे जो वार्तालाप शुरू होता है, मैं तो सही कह रहा हूँ आपसे, मैं घंटों बात कर सकता हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि इनको बार बार लाऊं, हमको कुछ सिखाएं, कहानियाँ सुनाएं, मज़े से कुछ चार्ट्स देखें, PLI स्कीम समझे। मैं तो जब मैंने शुरू किया था ना, मैं सोचा था इनके नोट के 3-4 पन्नों तक जाऊंगा, तीसरे पन्ने में ही डिस्कशन आज का ख़त्म हो गया है। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो G2G की सीरीज़ है हमारी कि हम गुड टू ग्रेट बने, हमारा देश गुड टू ग्रेट बन रहा है, ग्रेट से गुड की गलतियाँ न करें, इसमें आई एम वेरी हैप्पी। बहुत अच्छा लगा तुमसे वार्तालाप करके और बहुत कुछ सीखने मिला। और तुमसे गुजारिश है कि महीने 2 महीने में आते रहो, कुछ कुछ नई चीज़ों पे बात करेंगे। थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक यू अजय, थैंक यू वेरी मच। मुझे भी ये अपने वार्तालाप में बहुत मज़ा आया। हालांकि हिंदी में इस टॉपिक पे बात करने की मुझे ज़्यादा आदत नहीं है, बट लेकिन आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। सो थैंक्स अ लॉट। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे तो नहीं लगा कि ये पहली बार हिंदी में बात कर रहे हैं। ठीक है, सीरियसली कह रहा हूँ, तो कोई भी एप्रीहेंशन, कोई भी शंका थी ना, बिल्कुल भी नहीं है। तुम कमाल हो और एकदम फ्लो में थे, मज़ा आ गया। गुड टू सी यू। थैंक यू वेरी